views and opinions expressed on this program are solely those of the speakers. They do not reflect the policy of any studio or network. This content is for informational and entertainment purposes only. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं एक और पॉडकास्ट। और आज मैं बात एक ऐसे कलाकार की कर रहा हूं जो हर मीडिया में काम कर चुका है। ये पूरे हरफन मौला है। मतलब इन्होंने वेब में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है, थिएटर में भी किया है, मोबाइल का कंटेंट भी ये बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं और इसके अलावा ये राइटर भी है। भाई सर्वगुण संपन्न एक्टर जो होता है, और ये इंजीनियर है, एमबीए। बस सोने पे सुहागा। तो मेरे साथ है मिस्टर उपेंद्र, और आपने इनको ढेर सारे शोज़ में देखा होगा, लेकिन ये इनका हरफन मौला अंदाज़ जो है वो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। तो उपेंद्र, आप इंजीनियर हो, आप एमबीए हो, आपने टीवी में काम किया है, आपने वेब में काम किया है, फिल्मों में काम किया है, थिएटर कर रहे हो, कवि सम्मेलन भी आजकल कर रहे हो। तो इतने सारे टैलेंटेड, ये सर्वगुण संपन्न होने की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? पहले तो ये बताइए कि आप ने इंजीनियरिंग की और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाउ डिड यू कम टू दिस माया नगरी बिग बैड वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड? तो मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी नोएडा से ही, हार्वर्ड जी। यूनिवर्सिटी से। वहां से इंजीनियरिंग करने के बाद में हमेशा से मुझे था कि ये आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, खासकर टीवीएफ वाले जब से आए ना, सब इंजीनियरों को पता नहीं एक्टिंग टाइप में चस्का लगा दिया। हाँ, तो मैंने ना बिजनेस शुरू किया था इंजीनियरिंग करने के बाद में। जी। मुझे भाई सामाजिक आपके जो मापदंड होते हैं कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, भाई आसपास के लोगों में, रिश्तेदारियों में चर्चे जी। हो जाने चाहिए कि भाई फलाने का लड़का जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो सक्सेस के मायने मेरे दिमाग में वो थे। ओके। वो चल रहा था, वो भी बढ़िया चल रहा था, और क्योंकि बढ़िया चल रहा था तो मैं बिजी बहुत रहता था और धीरे धीरे ड्रेन आउट होने लगा मैं। तो मैंने पार्ट टाइम थिएटर शुरू कर दिया ऐसे ही एज अ को करिकुलर एक्टिविटी। ओके। वो मैंने किया तकरीबन शायद 3 साल, बट 2 साल करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज द थिंग आई वांट टू डू, दिस इज द थिंग आई वांट टू परस्यू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। इसमें मेरे को आ रहा है मजा। तो बस वो मजा करते करते फिर मैंने अपना सोचा कि भाई जो भी बिजनेस है, आप पार्टनर्स लोग, तुम लोग अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ। और मैं आ गया यहाँ पे, क्योंकि यार एक्टिंग, या मुझे लगता है किसी को कोई भी एक ऐसा काम मिल जाए ना जिसमें उसको आता हो, बहुत मजा आता हो। मजा यानी कि आप आ गए इस मोमेंट में, किक मिलनी चाहिए, वाइब होनी हाँ, चाहिए। किक मिलनी चाहिए। और वो जिसको भी उसमें आया था ना, मतलब मुझे लगता है उसको बाकी दुनिया की सब चीजें उसके सामने फीकी हो जाती है। नाम और पैसा कमा के भी तो लोग मजा ही ढूंढ रहे होते हैं ना, और अगर वो किसी और चीज में मिल जा रहा है तो फिर वो क्यों ना किया जाए। तो मैं वो करने लगा, और वो करते करते यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद सीखने को मिला। अब जहां जहां मौका मिलेगा एक्टिंग करने का वहां कर लेंगे। मोबाइल स्क्रीन पे मिलेगा वहां कर लेंगे, सिनेमा स्क्रीन पे मिलेगा वहां कर लेंगे, टीवी स्क्रीन पे मिलेगा। अब तो खैर चलो, टीवी स्क्रीन और ओटीटी ऑलमोस्ट उतनी बड़ी स्क्रीन हाँ जी, इतनी बड़ी। जहां मौका मिलेगा वहां कर लेंगे। और जो स्ट्रगल के डेज होते हैं ना, हमेशा वी कैन लुक बैक एंड लाफ। और आराम नगर जाना, वो एक रूम में रहना, क्या वो सब आपने भी किया? या बिल्कुल नोएडा वाले लड़के से कि नहीं भाई, रहूंगा तो मैं शान से रहूंगा, स्ट्रगल भी शान से करूंगा? यार देखो, स्ट्रगल तो खैर क्या ही था, मैं आया था लर्निंग करने। ओके। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा। मैं जब यहाँ शहर में आया था तो मेरे पास तो घर भी नहीं था ना, मैंने घर फाइनलाइज किया था कोई, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगा। अच्छा। मैं सीधा आ गया एयरपोर्ट। अब मैंने कहा यहाँ से बाहर निकल के देखेंगे क्या करना है। ओके। तब पीजी में रह लिए कुछ दिन, 3-4 पीजी उसी दिन सेम डे इधर उधर फोन करके। बिजनेस किया था तो मालूम है चीजें कैसे सोर्ट आउट करनी है। तो बस वो पता किया, सेम डे डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेने की कला है मेरे अंदर, मैं डिसीजन लेता हूँ तुरंत। और मुझे लगता है वही एक चीज है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। तो जैसे घर का डिसीजन लिया, ऐसे ही अपना करियर का डिसीजन लिया था, और ऐसे ही मैं प्रोजेक्ट से डिसीजन ले लेता हूँ। तो आराम नगर तो मैं कभी गया ही नहीं। अच्छा, चलो थैंक गॉड। हाँ, ना मैं वहां रहा। ओके। और ऑडिशंस के लिए शायद मैं पिछले 9 सालों में, 9 साल हो गए मेरे को वहां में, 9 सालों में शायद 9 बार गया हूँ मैं। ओके। ठीक है, मतलब अगर मैं देखूं कि किसी के पास काम मांगने के लिए या ऑडिशन देने के लिए, इंट्रो देने के लिए गया हूँ, तो वो रोज रोज निकलने वाला वैसा वाला मेरा चक्कर नहीं था। मेरा चक्कर था कि रोज लोगों से मिलना है, या ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं अच्छा लगता था जाके ऐसे भीड़ में खड़े हो जाना। फिर 1-2 बार मैंने किया, मुझे किक नहीं आई, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा काम मांगने के, काम मिलने के और तरीके भी हो सकते हैं। एंड इट हैज समथिंग टू डू विद द लाइफ अप्रोच। अगर आप स्ट्रगलिंग माइंडसेट से ही हैं तो स्ट्रगल ही करने को मिलेगा, और अगर आप काम करने के माइंडसेट से हैं तो काम करने को मिलेगा। ये मेरा मानना है। तो इसीलिए मैंने घर भी अच्छे से रखा अपना, भले 3-4-5 लोगों के साथ रखा, लेकिन ऐसे नहीं रहेंगे, 1 कमरे 2 कमरे में प्रॉपर फ्लैट लेंगे, अच्छे से घर बनाएंगे उसको। थोड़ा सा स्ट्रगल उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कर लेंगे, पर रहेंगे अच्छे से। तो अच्छे से रहता था मैं। तो पहला ब्रेक कैसे और कब मिला? पहला ब्रेक तो यूं ही मिल गया, मुझे पता ही नहीं था। मैं गया, आराम नगर से मिला था
घूम फिर के वहीं आ गए। हाँ, मैं एक्चुअली क्या था कि मैंने शुरू ही किया था काम अपना, जी। और काम ढूंढना शुरू किया था। पहले आके मैंने यहाँ पे 3-4 महीने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैंने काम ढूंढना ट्रेनिंग शुरू आपने किया। कहाँ से ली सौरभ? यार अभी मैं बोलूंगा तो मैंने शायद 50 जगह से ट्रेनिंग ली होगी। ओके। बट जब यहाँ आया था तो कोई एक चीज चाहिए थी ना एंकरिंग के लिए, कि हाँ। क्या करूंगा जाके। तो उसके लिए फिर मैंने अपना अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर से ओके। मैंने किया। उससे पहले भी 2-3 कोर्स में कर चुका जी था, जी। उसके बाद भी मैंने तकरीबन 10-15 कोर्स किए होंगे, हम्म, है ना। तो उस टाइम पे मैं ये कर रहा था, ये खत्म करते ही फिर मैंने काम ढूंढना शुरू किया, हम्म। और 2 महीने बाद मुझे पहला प्रोजेक्ट मिल गया। वो था फॉरगॉटन आर्मी। यस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेब शोज एवर मेड। इनफैक्ट मेरे पास एक उन्होंने हेलमेट मुझे दिया था, हाँ अभी भी मैं वो हेलमेट को लगाता हूँ। आई फील वेरी प्राउड कि हमारे हाँ। सुभाष चंद्र बोस को लोग नहीं जानते ज़्यादा। इट वाज अ वेरी गुड शो, जो शायद लोगों को पता नहीं क्यों उसको वो ड्यू नहीं मिला। आजाद हिंदुस्तान के सपने को सच करने के लिए आजाद हिंद फौज लड़ती रही। आई थिंक एडिटिंग में थोड़ा कुछ उसमें हुआ है, क्योंकि इट वाज मेंट टू बी अ 12 एपिसोड सीरीज एंड इट केम डाउन टू 6 और 8 आई गेस, 8 अच्छा। एपिसोड शायद। तो बहुत कुछ उसमें से ओमिट हो गया है, जी। और वो 3 या 4 बार एडिट हुआ है। तो जो कबीर खान का जो एडिट था वो बाहर नहीं आया है। ओके। वो Amazon प्राइम का तीसरा कोई चौथा कोई एडिट है जो किसी और देश में हुआ है। ओके। अच्छा। वो बाहर आया है। लेकिन इतना अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले 200 साल से हिंदुस्तान में रहकर तुम हमारा नमक जरूर खा रहे हो। तो ऑफ कोर्स वो कबीर खान का एडिट बाहर आया तो आता तो एक आर्टिस्ट के मन से कुछ निकलता है तो वो ऑडियंस के दिल तक पहुंचता है ना। अभी प्लानिंग प्लॉटिंग से चीजें नहीं होती ना, दिल की चीज दिल तक पहुंचती है। उसने दिल से उन्होंने बना दिया था, वो पहुंच जाता। ये भी पहुंचा जी। पर उतना नहीं। हाँ, हाँ। जो उसका वही मेरे का ड्यू नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। वो उसकी कहानी कई बार बनी है, बंगाल में बनी है, ओटीटी पे एक और राजकुमार राव का भी शो आया था। हाँ, पर इस शो में एक इंडियन जो आईएनए की जो पीछे की कहानी बड़ी खूबसूरती से बहुत की गई। बहुत सही में वो फॉरगॉटन आर्मी थी, और जी। सही में उन्होंने उतना अच्छे से वो बनाई थी, और किस तरीके से उसके अंदर लव स्टोरी भी उन्होंने इंक्लूड की थी। बहुत सुंदर कहानी थी। मेरे लिए तो देखो वो फिल्म स्कूल था, एक ऐसा फिल्म स्कूल जिसमें मुझे 5 महीने का शूट चला था। उसका 5 Okay. महीने उन लोगों ने, मतलब आप सोचिए कि मैंने आते ही पहले प्रोजेक्ट में 5 महीना सीखा कि सबसे बढ़िया लेवल का काम अपने देश में किस तरीके से होता है, एक्शन कैसे होता है, डायरेक्शन कैसे होता है, 1000 लोगों के क्रू को कैसे हैंडल किया जाता है। At this stage be no thought of sparing the troops or saving the population. The battle must be fought to the bitter end. और फिर थाईलैंड में भी शूट हुआ, इधर उधर, है ना। जी, जी। खूब बहुत मजा आया। मेरे लिए तो था फिल्म स्कूल था, पैसे मिले उसके मुझे ऊपर जी। से सीखने के। तो जनरली टीवी सीरियल्स एक बहुत इजी ऑप्शन होता है कलाकारों के लिए कि इंस्टेंट फेम मिलता है। आई नो बहुत मुश्किल होता है काम करना, हम लोग सेट पर जाते हैं, देखते हैं कलाकार किस तरह बंधे रहते हैं, लेकिन टीवी सीरियल इज अ शॉर्ट इंस्टेंट रेसिपी टू स्टार्टअप। और आपने भी कुछ टीवी शोज काम किए कुछ, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस डूइंग डेली सोप्स? बहुत अच्छा था, बट मैं उसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकता था, क्योंकि एक ही चीज मैं बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत जल्दी अपने अंदर री इन्वेंट करने की एक बहुत तगड़ी खुजली है, क्योंकि मैं शायद खुद से बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी। तो वो सेम कैरेक्टर मैं नहीं कर सकता लंबे टाइम तक। मतलब एंड में मैंने जाके अपने क्रिएटिव के पास जाके हाथ जोड़ लिए थे एक शो में। तो मैंने कहा भाई मुझे किसी तरीके से बाहर निकालो। कौन कह रहा है भाई, अच्छे खासे पैसे कमा ले। मतलब मुझे लोग पहचानने लग गए थे। मैं इधर उधर जाता था तो कई ऐसे बूढ़ी बूढ़ी अपने आंटियां और वो सब मेरे को रोक के पूछते थे, डांटते भी थे कई बार कि तुम गलत कर रहे हो उनके साथ में। ये कौन सा शो जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये ये चाहते। अब काम तो थोड़ा मुश्किल था, पर सवाल पेशा के करियर और उसके लाइसेंस का था। तो हाँ कि तो राहुल है, राहुल मेरा उसमें नाम था जी। तो उन्होंने मतलब अच्छा फेम भी मिल रहा था, लेकिन उसने भी बोला कि क्रिएटिव ने कि यार अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तू क्यों। मैंने कहा नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर मैं एक टाइम के बाद मुझे अंदर से कोफ्त होनी शुरू हो जाती है, जी। और मैं अगर अंदर से खुश नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँगा, है ना। तो मुझे लगता है टीवी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। टीवी ने मुझे सिखाया कि कैसे हाथों हाथ स्क्रिप्ट आए और कैसे उसको तुरंत प्रिपेयर करके जाके आप डिलीवर कर सकते हैं। जी। बट मुझे उसके अलावा भी करना था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्क्रिप्ट आए और मैं 2-2, 3-3 महीने उसकी प्रिपरेशन करूँ, उसको अपने अंदर जज्ब करूँ, एक एक सेल तक पहुंचाऊं, और उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली बाहर आने दो जब मेरे शॉट लगे। तो जो मौका मुझे अभी मिलता है। तो इसने उस रात रुद्राक्ष का वो वीडियो बनाया और मुझे दे दिया। तो अब सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो हमारा सबसे पुराना मीडियम है,
और एक उसमें एक लार्जर देन लाइफ अपील होती है। जब पहली फ़िल्म मिली थी, जब खुद को बड़े पर्दे पर देखा था, तो व्हाट वाज़ दैट फीलिंग एंड व्हिच वाज़ द फ़िल्म यू एक्चुअली मेड योर बॉलीवुड डेब्यू? एक्चुअली देखा जाए तो मैंने बड़े पर्दे में प्रॉपर फिल्म की थी सैम बहादुर सबसे पहले। तो सैम बहादुर में मैंने एक रोल किया था जनरल टिक्का खान, which was who used to be called as, still he is called as butcher of Bengal, है ना। उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को मरवाया था, which is bad and sad equally, but वो रोल और अपने आप को स्क्रीन पे ऐसे देख पाना, it was very very क्या बोलना चाहिए, चैलेंजिंग फॉर मी, है ना। तो मेघना गुलजार जी ने वो डायरेक्ट की थी, उन्होंने मुझे जब बुलाया था और उन्होंने मुझे उसका नरेशन दिया था, तो पूरी कहानी का नरेशन उन्होंने मुझे दिया, और पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा इतना लंबा रोल तो नहीं है, तो आपने इतना क्यों, मतलब क्या जरूरत है टाइम देने की। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मेरा हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, एंड पर्टिकुलरली दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाने दे सकती, इट हैज़ टू बी डिलीवर्ड करेक्टली। तो उसके लिए मैंने तैयारी भी की, उसके लिए मैंने वेट बढ़ाया, 2 एजेस प्ले किए मैंने उसमें, एक 54 इयर्स, एक 26 इयर्स, और वो दोनों एजेस के लिए मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है। अब 0 प्रोस्थेटिक के साथ मैं स्क्रीन पे मैंने अपने आप को देखा तो मैं अपने आप को पहचान नहीं पाया इसमें। तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मेघना गुलजार के साथ आप वापस दोबारा भी आ रहे हैं अभी। ऑलरेडी उसका फर्स्ट लुक आ चुका है। हाँ जी। तो आई थिंक एक डायरेक्टर जब आपको रिपीट कर रहा है, इट शोज कि तो वंस अगेन टीमिंग विद मेघना इन योर न्यू फिल्म। मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर वाले का हाथ है कि मेघना गुलजार जी जैसी जो डायरेक्टर है उनको मैं पसंद हूँ, वो मुझे प्रेम करती हैं, वो मुझे अपने घर के किसी छोटे बच्चे जैसा रखती हैं सेट पे भी, और मुझे लगता है सेट पे अपने सारे एक्टर्स को बहुत प्रेम और बहुत सहजता से रखते हैं, वो बहुत सेफ रखते हैं वो। और उन्होंने मुझे रिपीट किया, उन्होंने और भी कुछ एक्टर्स को रिपीट किया है, बट मुझे उन्होंने सीधे कॉल करवाया और बोला कि ये है और ये तुम कर सकते हो क्या। वो भी उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कर सकते हो क्या, मैंने कहा यार बिल्कुल मैं करूँगा। तो मुझे उनके साथ काम करना बहुत पसंद है, उनके साथ और उनकी पूरी टीम के साथ में। जिस हिसाब से वो इन्वेस्टेड होती है ना अपने प्रोजेक्ट्स में, जिस हिसाब से वो अपना सब कुछ, मुझे लगता है कि शायद साल, 1.5 साल, 2 साल तक, तो बल्कि कई बार 3-3 साल चलता है उनका काम, वो अपने आप को पूरा झोंक देती है उस काम में। एक छोटी से छोटी डिटेल वो आई थिंक उनके फादर से आया है, गुलजार साहब हो सकता है, बनाते थे, हो सकता है। हाँ, कैसे, मतलब उनको देखना अपने आप में, मैं इस बात को कई बार बोलता हूँ कि उनको सेट पे सिर्फ बैठ के देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ये मास्टर क्लास है। किसी भी काम को कैसे किया जाना चाहिए, उसका कमर्शियल एंगल अलग है, बट किसी आर्टिस्ट को अपना इस तरीके से शिद्दत से काम करते हुए देखना बहुत मेडिटेटिव होता है और बहुत बहुत लर्निंग होता है। मुझे लगता है एक तरह की भक्ति है उनकी अपने काम के लिए। हाँ, वो मुझे सीखने को मिलती है उससे। बट द बिगेस्ट गेम चेंजर इन योर करियर वर द वेब शोज जो आपने किए, बहुत सारे वेब शोज आपने किए हैं। बिकॉज वेब शो में एक लिमिटेशन नहीं होती है, देयर नो ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे, एवरीबॉडी इज ग्रे, एवरीबॉडी, देयर इज नो विलेन, देयर इज नो हीरो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 ओपन मीडियम, और बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं हमारे ओटीटी की फील्ड में। हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग द ओटीटी शोज? पहुंच के मैसेज ही कर दियो या उसमें भी कष्ट डालेंगे? कर दूंगी। मुझे लगता है कि मेरे लिए तो एक तरीके का वरदान है कि जब मैंने काम ढूंढना और करना शुरू किया तब ओटीटी आ गया था। और ओटीटी, मतलब मैं ओटीटी से पहले का नहीं हूँ, मैं ओटीटी खुलने के बाद का एक्टर हूँ, तो मेरे लिए तो वरदान है। आपका पहला शो ही एक्चुअली ओटीटी था जो डेब्यू, फॉरगॉटन आर्मी। फिर उसके ही बाद थोड़ा मैंने टीवी किया, और उसके बाद सीधे फिर मैंने किया भौकाल। जी, ठीक है, तो भौकाल वाज अ सुपर हिट शो। भौकाल में मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार मिला, बहुत। राजेश उसका नाम था कैरेक्टर का, और मेरे पास बहुत डीएम्स आते थे, बहुत लोग जब मिलते थे वो यही बोलते थे कि आप जब मरते हो तो फिर हर बार मतलब ज्यादातर लोगों का कहना ये था कि आप जब मरते हो उसमें तो उनको रोना आया, हाँ, कि वो रोए हैं मेरे लिए। और दूसरा ये कि उसमें मैंने गाना भी गाया है। उसमें मेरे मरने पे जो गाना आता है वो गाना मैंने गाया है। ओह, सिंगर भी हो आप?
गा लेता हूँ मैं, शौकिया गा लेता तो हरियाणवी आती है आपको, क्योंकि नोएडा इज लाइक अ कस्प ऑफ हरियाणा यूपी। हूँ। हाँ, क्योंकि कानों में पड़ी हुई है ना, हाँ जी। बोली उतनी नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी अगर प्रिपेयर करके करना हो तो इजी पड़ती है। इनफैक्ट अभी भी जो मैं किरदार कर रहा हूँ वो मेरठ का किरदार है। मेरठ की लैंग्वेज इज मोर टुवर्ड्स Yes. हरियाणवी। यस, आई एम फ्रॉम देयर, सो अच्छा, ये फ्रॉम इट्स अ देयर। कैपिटल हमारी कैपिटल है, बिकॉज़ आई एम हाँ त्यागी। हाँ, अरे हाँ। यार दैट इज आवर दैट व्हाई। लेकिन वहाँ की भाषा बहुत कम लोग उसका नाम मुझसे पूछते हैं आपकी भाषा क्या है, तो मैं समझ रहा हूँ यूपी की है, भोजपुरी नहीं है, लेकिन हाँ हरियाणवी जैसी है, तो हरियाणवी जैसी बट हरियाणवी हरियाणवी नहीं हाँ, है, और वेस्टर्न यूपी की एक अलग लिंगो है, एक डायलेक्ट वो कुछ वो अपना गाजियाबाद और है। हाँ, नोएडा खड़ी की बोली तरफ बोल भी थोड़ा सकते हैं। टच है जी, जी। उसका। इनफैक्ट गाजियाबाद नोएडा की लैंग्वेज में भी जो टच है वो अपना इधर ब्रज की साइड का हल्का टच हल्का सा। मिलता है। वो हरियाणवी और उसका मिक्सचर अलग अलग अनुपात में जब बढ़ता है ना, जी, जी। वो आपकी तरफ हरियाणा का बढ़ जाता है, नोएडा की तरफ ब्रज का ब्रिज बढ़ा का होता बढ़ है। जाता है। हाँ, तो वैसा है। लेकिन वो, और क्योंकि मैं वहां का हूँ तो मैं वो छोटे छोटे डिफरेंसेस पकड़ पाता हूँ कि ये कैसे पूरी हरियाणवी हो गई और ये कैसे थोड़ी मेरठ वाली हो गई है लैंग्वेज। और आप राइटर भी हैं, ये भी मुझे पता चला। जी जी। तो राइटिंग हमेशा से था कि इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट? एक्सीडेंट ओनली एक्चुअली, बिकॉज राइटिंग कम्स वेरी नेचुरली टू मी। क्योंकि मैं राइटर होने से पहले, मतलब मेरी किसी भी आर्ट में आने से पहले मैं शायर हूँ। ओके। हाँ, तो कहीं ना कहीं पोएट्री आपको लिखना ही होता है। पोएट्री है जी। ना कि ज्यादा बात को कम शब्दों में खूबसूरती से कह दिया जाए। हम्म, और तो राइटिंग के लिए ना जो अपने मैंने भौकाल प्रोजेक्ट किया था हम्म, उसके राइटर हैं, बहुत ही सुपर टैलेंटेड राइटर हैं, जयशीला बंसल। ठीक है, उन्होंने बहुत बहुत प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिखे हम्म। हैं, अच्छे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स लिखे हैं उन्होंने। तो उन वो मेरे मित्र बन गए उस दौरान। ओके। और उन्होंने वो एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटे में बताता हूँ मैं। हम्म, तो वो एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे। तो उन्होंने भौकाल में, उनको मैं पसंद आया, उनको मेरा काम और मेरे काम की तरफ शायद जो भी मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो काम की तरफ अपना डेडिकेशन। डेडिकेशन कह लो उसको, या जो मेरा इंटरेस्ट जो है जी। उसमें या समर्पण जो है, वो उनको शायद अच्छा लगा होगा। तो उन्होंने मुझे सीधे बुलाया और उन्होंने मुझे अपनी स्क्रिप्ट का मोटा मोटा बताया। उन्होंने बोला ये स्क्रिप्ट मैं दे रहा हूँ, इसको पढ़ ले, और पढ़ने के बाद ये 2 रोल है, इनमें से तू चूज कर ले, तू कौन सा करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं जाने लगा तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, इसको पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद मुझे ना फीडबैक भी देना स्क्रिप्ट का। अब उन्होंने मुझसे क्यों बोला मालूम नहीं, शायद हर एक्टर को बोल रहे होंगे। तो मैं घर गया और मैंने वो पढ़ी, और पढ़ने के बाद मैंने उनको 12 पेज का फीडबैक भेजा लिख के। 12 पेज का फीडबैक? हाँ। स्क्रिप्ट ही रीराइट कर दी है। तो मैंने 12 पेज का फीडबैक भेजा। वो फिल्म नहीं बन पाई, Okay. कुछ प्रोडक्शन के कुछ अपने इश्यूज थे उसमें। हम्म। तो लेकिन, और उन्होंने भी 12 पेज का फीडबैक कभी नहीं पढ़ा नहीं उन्होंने कभी। उन्होंने खोल के देखा था और फिर उनको शायद टाइम नहीं लगा होगा। जी। लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि ये स्क्रिप्ट का कुछ तो जानता होगा जो इतना लिख के भेजा है। तो वो एक दिन उन्होंने ऐसे ही मेरे घर वो आए, उन्होंने अपनी कुछ स्क्रिप्ट, चाय पीने आए थे, स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की और कुछ डिस्कशन करने शुरू किए। डिस्कशन करते करते मैंने उनको कुछ पॉइंट्स देने शुरू किए और उन्होंने लिखे, उनको शायद अच्छे लगे। और ऐसी 1 स्क्रिप्ट, 2 स्क्रिप्ट, 3 स्क्रिप्ट, फिर उन्होंने बोला तू मेरे साथ लिख ले। ओके। तो मैंने उनके साथ लिखना शुरू कर दिया। ओके। तो वही लिखते लिखते फिर हमने बहुत प्रोजेक्ट साथ में लिखे। ओके। हाँ, जिसमें से भौकाल 2 भी है, जी, जी। जिसमें से रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, अजय देवगन अजय देवगन वाला, का जी। एक शो है, उसमें ओके। मैं एसोसिएट डायलॉग राइटर था उनका। फिर अनदेखी का सीजन 3 है। ओके। और जो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बाहर आए हैं। ओके। जो बाहर नहीं आए हैं वो उनकी तो गिनती ही नहीं है। ओके। जो आएंगे अभी धीरे धीरे करके। जी। हाँ, कुछ शोज लिखे, कुछ फिल्में लिखी। जी। तो मुंबई ने आपको काफी कुछ दिया, लेकिन साथ में एक जीवन संगिनी भी दी। और आपके और आपकी वाइफ भाविका की वीडियोस भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। हम ये अभी भी मिलके बड़े मजेदार कंटेंट बनाते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। तो मुंबई में कैसे जीवन साथी कैसे मिला? यहाँ तो लोग अपने रिश्ते बुला देते हैं, लेकिन आपने रिश्ता बनाया। हाँ। तो कैसे हुआ आपकी? वांट टू हियर योर लव स्टोरी। तो मेरी लव स्टोरी ना पहले तो फ्रेंडशिप स्टोरी है। तो भाविका और मैं एक सेट पे मिले थे, और उस सेट पे, मतलब वो भी एक्ट्रेस थी और मैं भी। तो उस सेट पे हम मिले, और मिलने के बाद हम लोगों की दोस्ती हो गई। फिर कुछ कॉमन सर्कल, अपना कॉमन फ्रेंड्स निकल आए, फिर हम मिलने जुलने लगे। फिर हमारी फ्रेंडशिप चली फॉर गुड 4-5 इयर्स, है ना।
तो हम सब गेट टुगेदर्स और ये वो एक दूसरे के बर्थडे पे बाहर जाना, इधर उधर आना, और जो हमारी मेरे ख्याल से भाविका ब्लॉगिंग करती है तो उसके ब्लॉग की जर्नी में दिख भी जाएगा। देन उनको शादी करनी थी, मतलब वही घर वालों का प्रेशर लड़कियों पे ज्यादा आता है थोड़ा, जी। तो उनको शादी करनी थी और वो देख भी रही थी। और उनकी मम्मी ने पूछा कि उपेन, वो जानती थी मुझे, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। ओके। फिर मेरी भी मम्मी इधर से बोल रही थी कि भाई अब शादी कर ले, हालांकि मेरे घर वाले तो बहुत पहले से बोल रहे थे, फिर उन्होंने बोलना छोड़ भी दिया था। उन्होंने बोला था कि तेरे को जब करनी हो कर लेना और नहीं करनी हो तो मत करना। अच्छा। मैं नहीं करने के विचार में था क्योंकि मैं भाभी को इन एंड आउट जानता था। अच्छा। और मुझे मतलब उनके अंदर मैंने एक सच्चे दोस्त को पाया, तो मुझे लगा कि शायद ये, जैसे ही इस तरफ सोचना शुरू किया तो शायद तब वो लव का जन्म हुआ। ओके। और बहुत ऐसे प्योरिटी से उसने जन्म लिया अपना, और फिर हमने शादी कर ली 2 साल बाद उसके। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? हाउ आर यू, व्हाट इज हैपनिंग? अभी कोई प्रोजेक्ट आपका? अभी कवि सम्मेलन में बात करना चाहूँगा, बिकॉज अभी मैंने आपका वीडियो देखा एंड आपके अंदर का शायर आपने कहा वो देखने को मिला। तो कवि सम्मेलन काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जी। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस? जमाने पे चढ़ता खुमार है, कोई देखे इन्हें बस देखता रह जाए, मेरे तो खुद के सर पे सवार है। उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उसमें मैं कहूँगा कि उसके जो मेन सूत्रधार हैं अपने पारितोष भाई, मतलब मैं तो उनको देखता हूँ स्टेज पे जो वहाँ होता है जी। और मैं मेस्मराइज हो जाता हूँ। मैंने जैसे उनको पूछा ही, मैंने कहा भाई ये करते कैसे हो? तो कहते हैं सच बताऊं उपेंद्र भाई, उन्होंने हमारे चैनल के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। हाँ, तो कहते हैं हो जाता है, मुझे नहीं मालूम कैसे होता है। उनको लाइव देखना जादू है, लाइव देखना चाहिए जाके। और मेरे ख्याल से आप तो बुक माई शो पे टिकट्स भी आ जी, गए जी। उसके। खूबसूरती इनकी बयां कैसे करूं? बात तो है। तो अभी मैंने उनके साथ एक एपिसोड और किया है, एक तो आया था, एक जी। और किया है। अभी मैं उनके साथ 2 और करूंगा एपिसोड, ओके। और मुझे लगता है मैं उनके साथ, क्योंकि बहुत मजा आता है वहाँ पे, ओके। तो मैं और एपिसोड्स करता रहूंगा उनके साथ में। जी। हाँ, तो अभी आपकी इसी साल एक फिल्म भी आई सिस्टम, और उसमें आपने ज्योतिका के साथ काम किया। वंडरफुल एक्ट्रेस, एंड उनके हस्बैंड जो हैं साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार सूर्या, उनके साथ आपकी मुलाकात भी हुई। जी। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद दीस टू लेजेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु? थोड़ी देर और रुक जाना। तेरा घर खाली है, मेरा पति है मेरे घर पे। बहुत बहुत अच्छा। और ज्योतिका के बारे में मैंने ये पहले भी बोला और मैं बोलूंगा कि उनकी मुस्कुराहट में ना कुछ ऐसी सादगी है, बहुत कुछ प्योरिटी है उनकी यस, मुस्कुराहट। मुझे याद है डोली सजा के रखना, मैंने स्कूल में बड़ी मुझे हाँ। पसंद थी वो। हाँ, यस। ये आपको याद हो कि नहीं हाँ, पता नहीं है। याद है, मुझे याद है, डोली सजा के रखना भी आपने बोला तो मुझे याद किस्सा हम लिखेंगे दिल मैं पता है हमेशा से सोचता था कि वो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। नहीं, वो तो पंजाबन है। हाँ, नगमा की बहन। हाँ, सदाकत। सरनेम को लिखते जी, लिखते वो, जी। और उनके नाम में ज्योतिका में TH लगता है। ज्योतिका। तो अपना साउथ में क्या है कि वो टा को टी लिखते हैं और हाँ। टा को TH लिखते हैं ना। जी, जी। हाँ, तो मुझे लगता था वो साउथ इंडियन है। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा रीडिंग के टाइम पे, हम लोग मिले रीडिंग के टाइम पे, हाँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा, और जिस सफाई से वो हिंदी बोल रही थी, हाँ। तो मैंने कहा आपको तो देख के ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ वाले स्टाइल में आप हिंदी बोल रही हो, मैं तो बड़ा साफ बोल लेती हूँ आप तो। उन्होंने बोला तो मैं हुई पंजाबन, मैं हुई, हिंदी तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उनका वो नाम कैसे कैसे हुआ और कैसे अब उन्होंने एच हटा दिया उसमें से। हाँ, अभी तो वो हाँ। हिंदी में ज्यादा होगी। तो बट कैसे हैं वो लोग? मैंने सुना कि जो अपने साउथ इंडिया के एक्टर्स, दे मोर हम्बल एंड दे मोर डाउन टू अर्थ एंड मोर का पता नहीं, बहुत है। अच्छा। अब मोर तो आउट ऑफ कंपैरिजन आता है ना, जी, जी। क्योंकि अपने यहाँ पे भी है। हम्म। जैसे मैंने जैकी श्रॉफ जी के साथ काम किया है, मुझे लगता है कि वो इंसान सिर्फ प्यार का बना हुआ है। उसका एक एक सेल प्रेम से बना हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते। अब विकी कौशल भी बहुत मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, मैं और आप बैठ के हमारी बातों में फिर भी शायद थोड़ी फॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं है। उनके साथ बात करते तो ऐसा लगता है जैसे कि साथ का कोई लौंडा बैठा है और दोस्तों यारों वाली बात जी, चल रही ये तो है जी। है ना। और मोर का पता नहीं, लेकिन सूर्या से मिलकर ऐसा लगा कि ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े स्टार है, बहुत बहुत बड़े स्टार है। उस हिसाब से जो
बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा जितना पेड़ होता है उतना, जितना लदा हुआ पेड़ होता है जी, उतना झुका जी, हुआ पेड़ जी। होता है। वो जिस हिसाब से वो मिलते हैं और वो यूं रहते हैं, उनको देख के लगता ही नहीं है कि, मतलब जैसे वो बात करते हैं और तो ऐसे लगता ही नहीं है कि यार ये आदमी, और एक शालीनता और नम्रता जिसे कहते बहुत हैं वो नम्रता है। है उनके अंदर, बहुत नम्रता है, मतलब वो दो दो सेकंड में पता चल जाती है। जी, और ईमानदारी वाली नम्रता है, हाँ वो जी, कोई ढोंग बिल्कुल। दिखावा नहीं है। जी, तो उनसे मैं मिला, और वो मुझे पहले से जानते थे जब मैं उन्हें मिला, तो शायद ज्योतिका ने उन्हें बताया होगा। अब उन्होंने अपनी बातचीत में मुझे इतनी तवज्जो दी, ये भी बड़ी बात थी उस वक्त के लिए। जी, तो मैं उनसे मिला, भाविका मेरे साथी थी उस वक्त, ओके। स्क्रीनिंग पे हम लोग मिले थे, तो बहुत अच्छे से मिले, उन्होंने मेरे काम की तारीफ की, और क्या कहते हैं, ज्योतिका ने भी काम की तारीफ की, उनसे मिलवाते हुए बोला जी। कि, फिर उन्होंने फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद उन्होंने मेरी तारीफ की। पहुंच के मैसेज ही कर दियो, या उसमें भी कष्ट डार्लिंग। कर दूंगी। मैं ज्यादा कुछ उनसे कह नहीं पाया, अब क्या पूछें कि और बताओ क्या चल रहा है। है ना? तो जी, आए थे वो टाइम निकाल के, और उन्होंने बहुत 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 अच्छा लगा उनसे मिलकर। ये अंदर बैठे पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करा, तोड़ दिया हमने दरवाजा। एक चीज़ रह गई, आपने कोई रियलिटी शो जो है आजकल चल रहे हैं, अलग-अलग तरह-तरह के, कई रिश्ते टूट रहे हैं, कई बन रहे हैं। तो व्हाट डू यू फील अबाउट द इंडियन रियलिटी शो राइट नाउ? ऐसा एक बिग बॉस आता था या पहले झलक दिखला जा, म्यूज़िक के शो होते थे। हाँ व्हाट डू यू फील अबाउट द रियलिटी शो सिनेरियो करंटली जो चल रहा है? यार, मुझे लगता है अच्छा एंटरटेनमेंट है, और मुझे लगता है कि, देखिए एक बात सच बोल दूं मैं, हुँ, हुँ। ये जो सब चल रहा है, ये भी जो सब चल रहा है, फिल्में चल रही हैं, वेब सीरीज चल रही है, रेडियो चल रहा है, न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, रियलिटी शोज चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं एंगेजमेंट के लिए। ये सब चल रहे हैं कि ये जो जनता है, हुँ। जो सामान खरीदती है, खाती है, पीती है, पैसे खर्च करती है, इस जनता को कहीं थोड़ी देर एंगेज कर लिया जाए, हुँ। और उसके बीच में बता दिया जाए कि देखो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत एक बात। है ना? बात तो यही है। हाँ, तो रियलिटी शोज उसमें खरे उतर रहे हैं, एंगेजमेंट अच्छे से ले रहे हैं। हुँ, हुँ। अब वो, उसकी वजह जो भी हो, एंगेजमेंट अच्छा मिल रहा है उन लोगों को, वहाँ उसमें पार्टिसिपेट करने वालों को फेम और चर्चा अच्छे से मिल जाती है लोगों के बीच में, हुँ। और तो नाम मिल जाता है। अच्छी चीज़ है, जो चल रहा है वो बढ़िया ही चल रहा है। और मेरे रास्ते में कभी आएगा तो मेरा तो वैसे भी जो रास्ते में आएगा, मैं तो उसमें हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ता हूँ, तो वो भी कर लेंगे। और नहीं आएगा तो उसके पीछे तो नहीं भाग रहे, मतलब मेरा रियलिटी शोज में ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, जी। बट कभी रास्ते में पड़ गया तो वो भी कर लेंगे। रास्ते में शादी पड़ गई, हमने वो कर ली। तो बस मैं यही कहूँगा आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप थोड़ा बताना चाहें तो कौन-कौन सी शोज़ या फ़िल्में? एक तो मेघना जी की फिल्म आ रही है जी। दायरा, है ना, करीना कपूर है उसमें, मैं भी हूँ उसमें, उसमें पृथ्वीराज सुकुमारन है, जी। और उनसे भी मिलके वही हाँ, वो भी अगेन मलयालम फ़िल्मों के सुपरस्टार हाँ, एंड अगेन उनसे भी जब मैं मिला सेट पे, तो वही सेम उसी तरह की कुछ वाइब थी उनकी, सेम। मतलब मैं भी उनसे ये सीखने को मिलता है कि आप रहें तो ऐसे रहें, है ना, एक जी, इंसानी तौर पे, कि आपसे मिलके किसी को ये इंटिमिडेटेड फील ना हो, जी। किसी को मिलके आदर फील हो अपने लिए, तो वो एक सीखने वाली बात है। हाँ, तो दायरा आ रही है, दायरा विच इज अगेन इंस्पायर्ड बाय अ रियल इंसिडेंट, ओके, है ना। और फिर अभी मैं एक शो कर रहा हूँ आरकेएफ का, टाइटल अभी उन्होंने रखा नहीं है, बट इट इज गोइंग टू बी अ मर्डर मिस्ट्री, ओके। है ना। वो भी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो। मतलब मैं अभी उसका शूट चल रहा है, और मैं रोज सेट पे जाता हूँ, और जिस हिसाब से वो बन रहा है, और जो लिखा भी गया है, और लिखने के बाद फिर जिस हिसाब से सेट पे काम होता है, आई गेट वेरी अमेज्ड बाय इट। आई फील वेरी लकी दैट आई एम डूइंग दिस शो। बुढ़ी माँ घर पे मेरी, ओ बुढ़ी माँ घर पे मेरी, उससे जाके मेरा प्रणाम दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, देश के ऊपर जान झोंक दी। इतना याद है मुझे, कुछ और पूरा याद आपने नहीं बिल्कुल है। सही पकड़ा है जो वेस्टर्न यूपी का हाँ टोन है, हाँ तो और चूँकि आप वहाँ के हैं तो ये
बहुत अच्छा। वो राइटर बागपत के है ना। अच्छा। आई एम सो हैप्पी टू हियर ऑल दीज वर्ड्स ऑफ आवर प्लेस आई ग्रो अप। सो अच्छा लगा एंड आप बहुत मजा आया आज बात करके। हम लोग मुझे भी बहुत अच्छा बातें लगा। चालू रहेंगी लेकिन वक्त का हमें जी वो वही वक्त का ही हर बार किस्सा पड़ जाता है। तो जरूर आपके अगले प्रोजेक्ट में फिर से बात करेंगे। आज फिलहाल उपेंद्र बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह मल्टी टैलेंटेड एंटरटेनमेंट देते रहें, मीडियम कोई भी हो। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू।